नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आलोचना विधा में आलोचना एवं आलोचकों को अब तक की सबसे आसान टिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आगे आप हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और उनकी समीक्षा को हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ समीक्षक और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई समीक्षा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें सर्वश्री जो है आगे जी हैं, जिनकी समीक्षा है त्रिशंकु 1945 में, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1972 में, अंतरा 1975 में, आल बाल 1977 में और अदतन 1977 में। अब इन सब के अलावा भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, आधुनिक के हिंदी साहित्य 1976 में। तो इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, त्रिशंकु की बात की जाए तो त्रिशंकु का मतलब होता है कि ना इधर ना इधर, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, बल्कि बीच में अटक जाओ। तो इसको कहते हैं त्रिशंकु। ठीक है ना? इन्हीं के बीच में अटका हुआ व्यक्ति, बीच में रुका हुआ व्यक्ति। हम टीजीटी की तैयारी करें, पीजीटी की तैयारी करें, ना टीजीटी कर पाओ ना पीजीटी कर पाओ, बीच में अटक जाओ, तो ये स्थिति को त्रिशंकु कहते हैं। तो ठीक है ना? त्रिशंकु में क्या होता है? बोले सर, जब कोई व्यक्ति त्रिशंकु में पड़ जाता है तो बिल्कुल आगे होता है, क्या करे क्या ना करे, आगे आगे कुछ नहीं जान पाता है। ठीक है ना? आगे जिसे जाना जा सके, ठीक है ना, आगे है। तो दूसरा क्या होता है? आगे कहते हैं कि आत्मनेपद, आत्मनेपद अपने बारे में क्या होता है? व्यक्ति आगे होता है, ये नहीं जान पाता कि हम अच्छा है कि बुरा है, क्या है कैसे हैं, तो आगे होता है आत्मनेपद के बारे में। भवंती की बात करें, भवंती आगे क्या होगा, क्या भवंती क्या होगा, ये भी आगे होता है, हम लोग पता नहीं आगे क्या होगा। अंतरा अंतरा अंतर, इसके अंतर इसके बाद क्या होगा, आगे है। आल बाल क्या है, बिल्कुल आगे है। और अद्यतन जो भी हुआ ही नहीं है, अद्यतन है, नया नया है, अद्यतन है, तो वो भी आगे है। तो कहने का आशय है कि त्रिशंकु में व्यक्ति आगे होता है, क्या करे क्या ना करे उसे नहीं पता होता है। आत्मनेपद के विषय में व्यक्ति आगे होता है, कुछ नहीं जान पाता है। भवंती आगे होती है, आगे क्या होगी पता नहीं है। अंतरा इसके बाद में क्या होगा, आगे है। आल बाल आगे होते हैं, और अद्यतन जो भी तक नहीं हुआ है वो आगे होता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना? युग संधियों पर, है ना, तो युग संधि पर क्या होगा किसी को पता नहीं, आगे है। धार और किनारे, नदी के धार और किनारे आगे होते हैं, धारा कितनी तेज है और किनारे कहाँ मिलेंगे, आगे है। ठीक है ना? और आधुनिक हिंदी साहित्य बिल्कुल आगे है, आधुनिक हिंदी साहित्य को कोई जान ही नहीं सकता कितना क्या है, तो आगे है। कहने का मतलब है कि आगे लगा लीजिएगा और इनकी सभी जो है समीक्षाओं को याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? आगे है गिरिजा कुमार माथुर जी। तो नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 में। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि गिरिजा जी से क्या है। बोले गिरिजा जी से क्या है कि नई कविता की सीमाएं और कुछ संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो गिरिजा जी से क्या हो सकती है? बोले नई कविता में कुछ सीमाएं और संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगले जो समीक्षक हैं डॉक्टर रघुवंश जी, इनकी समीक्षाएं हैं साहित्य का नया परिपेक्ष, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य 1980 में, कबीर एक नई दृष्टि और जायसी एक नई दृष्टि। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो यहाँ से रख लीजिएगा रघुवंश। रघुवंश की बात करें, कौन? बोले सर रघुवंश। तो रघुवंश क्या कर सकते हैं? बोले कि साहित्य का नया जो परिप्रेक्ष्य है वो रघुवंश, साहित्य के नए परिप्रेक्ष्य में कौन? बोले रघुवंश जी। पूरे रघुवंश चल रहा है ना? तो साहित्य का जो नया परिप्रेक्ष्य है रघुवंश चल रहा है। समसामयिकता में कौन? बोले रघुवंश छाया हुआ है ना? और कौन? बोले आधुनिकता और सृजनशीलता में कौन? बोले रघुवंश का जलवा है, रघुवंश छाया हुआ है। और भारतीय काव्य में कौन? बोले रघुवंश छाया हुआ है। और कबीर एक नई दृष्टि और जायसी एक नई दृष्टि में कौन? बिल्कुल कबीर की एक नई दृष्टि में और जायसी की नई दृष्टि में कौन? बोले इस समय रघुवंश छाया हुआ है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि कहने का आशय है कि रघुवंश क्या साहित्य के नए परिप्रेक्ष्य में छाए हैं, समसामयिकता में छाए हैं रघुवंश, आधुनिकता और सृजनशीलता में रघुवंश छाए हुए हैं। भारतीय काव्य में कौन छाया है? बोले सर रघुवंश छाया हुआ है। और कबीर एक नई दृष्टि में छाए हैं रघुवंश, और जायसी एक नई दृष्टि में। तो कबीर एक नई दृष्टि और जायसी एक नई दृष्टि में कौन? रघुवंश। रघुवंश, ठीक है ना? बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी, इनकी समीक्षा है
नई कविता के प्रतिमान जब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और नए प्रतिमान पुराने निकष कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए, जो लक्ष्मी होती है ना वो नई होती है, तो नई कविता, कविता के प्रतिमान नामवर के, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत के, गद्य के प्रतिमान विश्वनाथ के, आपने भी देखा था ना, और नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मी के। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, नई कविता के प्रतिमान, यानी कि नई कविता में क्या है, बोले सर नई कविता का प्रतिमान नामवर नहीं है, बल्कि नई कविता का प्रतिमान में लक्ष्मी है, लक्ष्मी चाहिए तब कविता होगी, नई कविता का प्रतिमान लक्ष्मी, है ना। ऐसी कविता करिए जिससे जितना पैसा आता है वो उतने बढ़िया कविता है, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और नए प्रतिमान पुराने निकष, नए प्रतिमान पुराने निकष, लक्ष्मी के नए प्रतिमान हो गए और पुराने निकष गए, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है रामदरस मिश्र जी, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974 में। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ 1986 में। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा और हिंदी आलोचना का इतिहास, कैसे सबको बैठाया जाए, तो दिमाग में रखिए रामदरस क्या, बोले सर हिंदी समीक्षा और स्वरूप का संदर्भ, हिंदी समीक्षा और स्वरूप कौन, बोले रामदरस का। आगे आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ रामदरस करिए, राम का दरस कर लीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का सृजना करना है आपको तो क्या करिए, राम का दरस कर लीजिए। और हिंदी उपन्यास की एक यात्रा करनी है तो पहले रामदरस करिए, है ना। हिंदी आलोचना का इतिहास जानना है तो उसके पहले दौड़ के क्या करो, राम का दरस कर लो, ठीक है ना। बस दिमाग में बना लीजिएगा क्या कि सर हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ को जानना है तो राम का दरस कर लो। आधुनिक हिंदी कविता के सृजना का संदर्भ जानना है तो पहले राम का दरस करो। हिंदी उपन्यास की एक यात्रा करनी है तो राम का दरस कर लो। और हिंदी आलोचना का इतिहास जानना है तो पहले राम का दरस कर लो। बस दिमाग में ऐसा रखिएगा, आपको याद करने में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। अगले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही जी, और इनकी पहली रचना है जायसी 1983 में। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983 में, 60वां दशक 1987 में, साहित्य के 1988 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, केवल लेते हैं सही। शाही को हम लोग क्या करते हैं, सही है। क्या सही है, बोले सर हमारे हिसाब से तो जायसी सही है। और कौन सही है, बोले सर साहित्य और साहित्यकार का दायित्व बिल्कुल सही है। और कौन, बोले 6वां दशक सही है। साहित्य क्यों, बिल्कुल साहित्य क्यों सही है ना, साहित्य क्यों सही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सर क्या जायसी सही है, साहित्य और साहित्यकार सही है ना, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व सही है, 6वां दशक सही है, और साहित्य क्यों है ये भी सही है। तो सही का मतलब हो गया विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगले जो समीक्षक है जगदीश गुप्त जी, इनकी द्वारा लिखी गई समीक्षा है नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्या। कैसे दिमाग में रखें, बोले सर क्या हो गया, गुप्त हो गया। क्या गुप्त हो गया, बोले जगदीश ने क्या गुप्त कर दिया, सर नई कविता में शक्ति और सीमा को जगदीश ने गुप्त कर दिया। क्या किया, बोले सर नई कविता से क्या शक्ति और सीमा को जगदीश ने गुप्त कर दिया, और नई कविता के स्वरूप और समस्या को उसने, बोले जगदीश ने गुप्त कर दिया। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि नई कविता यहाँ भी है, नई कविता यहाँ है, शक्ति और सीमा जगदीश ने गुप्त कर दिया, और स्वरूप और समस्या किसने, समस्या स्वरूप समस्या किसने, जगदीश ने गुप्त कर दिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि नई कविता की शक्ति और सीमा को जगदीश ने गुप्त किया, और नई कविता के स्वरूप और समस्या को किसने गुप्त किया, जगदीश ने गुप्त किया। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जगदीश गुप्त का मतलब हो जाएगा जगदीश गुप्त, ठीक है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, और इनके द्वारा ढेर सारी समीक्षा आप देख रहे हैं लिखी गई हैं। हिंदी नवलेखन 1960 में, भाषा और संवेदना 1964 में, आगे और आधुनिक रचना की समस्या 1968 में, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 में, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 में, ठीक है ना। अभी आपने देखा था कामायनी एक पुनर्विचार, तो कामायनी का पुनर्विचार क्या था, सर मुक्ति का बोध चाह रहा था। तो कामायनी एक पुनर्विचार की बात करते हैं तो मुक्तिबोध की है, और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन कब होगा, उसके स्वरूप के आधार पर होगा। कौन करेगा,
राम स्वरूप करेंगे। थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अगेय तक, सृजना और भाषिक संरचना 1980 में, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 में, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना किसकी, बोले जो राम स्वरूप होगा, जो राम के स्वरूप वाला होगा, उसके प्रति हिंदी साहित्य और संवेदना बिल्कुल विकसित होगी, ठीक है ना। आगे है काव्य भाषा पर 3 निबंध, निराला प्रसाद निराला आगे, कविता का पक्ष आगे है हिंदी गद्य विन्यास और विकास, आधुनिक कविता यात्रा 1998 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 में, भक्ति काव्य यात्रा 2002 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो यहाँ से क्लू बनाइएगा। राम स्वरूप कौन, बोले सर हिंदी नवलेखन राम स्वरूप। तो हिंदी नवलेखन कौन शुरू कर रहा है, बोले सर राम स्वरूप कर रहे हैं। हिंदी भाषा और संवेदना जो राम के स्वरूप वाला होगा वही जान सकता है। आगे और आधुनिक रचना की समस्या बिल्कुल राम के स्वरूप होकर के हल करिए। आगे की आधुनिक हिंदी की समस्या राम के स्वरूप होकर हल करिए। और हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ राम स्वरूप हल करते हैं। कामायनी का एक पुनर्मूल्यांकन राम के स्वरूप वाला व्यक्ति कर सकता है। और मध्यकालीन काव्य भाषा राम स्वरूप की है। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक कौन, राम स्वरूप कर सकते हैं। और सर्जन और भाषिक संरचना राम स्वरूप कर सकते हैं। इतिहास और आलोचक की दृष्टि राम स्वरूप है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, कौन विकास करेगा, संवेदना, जो राम के स्वरूप वाला होगा। और काव्य भाषा पर 3 निबंध कौन, राम स्वरूप ने लिखा है। प्रसाद निराला आगे राम स्वरूप के हैं। कविता का पक्ष राम स्वरूप ने किया है। और हिंदी गद्य विन्यास और विकास कौन, बोले राम स्वरूप किए हैं। और आधुनिक कविता की यात्रा राम स्वरूप ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, दिमाग में रखिएगा, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना बिल्कुल राम स्वरूप ने किया है। और भक्ति काव्य यात्रा राम स्वरूप ने किया है। तो राम स्वरूप को जोड़ लीजिएगा और इनके सभी जो समीक्षा है उसको याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है चंद्रकांत महादेव बांदीव डेकर, कैसे याद किया जाए, तो हिंदी और मराठी सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, आगे की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश 1983 में इन्होंने लिखा, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार आगे चंद्रकांत देवताले की कविता और कविता का स्वभाव, कैसे दिमाग में रखा जाए। तो देखिए, बात करें हम लोग चंद्रकांत महादेव की, तो चंद्रकांत महादेव ने ज़्यादा जो किया है उपन्यास को लेकर यहाँ पे किया है, ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए चंद्रकांत क्या कर रहे हैं, हिंदी और मराठी सामाजिक उपन्यास की बात पहली बार किसी ने किया है तो चंद्रकांत ने किया। दिमाग में रख लीजिएगा, हिंदी और मराठी की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे चंद्रकांत महादेव को ले लीजिएगा, ठीक है। आगे की कविता एक मूल्यांकन की बात आ रही है, तो आगे कविता का एक मूल्यांकन चंद्रकांत महादेव कर रहे हैं। हिंदी उपन्यास की स्थिति और गति का, है ना, पहली बार देखने को मिल रहा है, तो हिंदी उपन्यास की स्थिति और गति की बात केवल चंद्रकांत महादेव ने की है। कविता की तलाश चंद्रकांत महादेव को हो रही है। और जैनेन्द्र के उपन्यास का मर्म की तलाश, तो जैनेन्द्र के उपन्यास के मर्म की तलाश चंद्रकांत महादेव कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, तो आधुनिक हिंदी उपन्यास के सृजन और आलोचना की बात केवल चंद्रकांत महादेव ही कर रहे हैं, ठीक है ना। कथाकार आगे की बात चंद्रकांत महादेव और चंद्रकांत देवताले की कविता, यहाँ पे चंद्रकांत है, यहाँ पे चंद्रकांत है, तो चंद्रकांत महादेव और चंद्रकांत देवताले, देव के ताल पे, ठीक है ना। कविता का स्वभाव आदि कह रहे हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठाइएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आगे है मलयज, कविता से साक्षात्कार 1979 में, संवाद और एकालाप 1984 में, रामचंद्र शुक्ल 1987 में। सबको कैसे समेटा जाए, तो देखिए मलयज क्या है, बोले मलयज तो यही है, कविता से साक्षात्कार कर लीजिए तो मलयज है, और संवाद और एकालाप कर लीजिए तो मलयज है, और रामचंद्र शुक्ल जी से मिल लीजिए तो मलयज है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कविता से साक्षात करके, संवाद का एकालाप करके,
रामचंद्र शुक्ल क्या हो गए, मलयज हो गए। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि कविता से साक्षात्कार की आलोचना मलयज करते हैं, संवाद और एक आलाप की आलोचना मलयज करते हैं, और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना मलयज करते हैं, ठीक है। आगे है परमानंद श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा लिखी गई आलोचना है नई कविता का परिपेक्ष 1968 में, और कवि कर्म, आगे देखें, कवि कर्म और भाषा 1975 में, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 में, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 में, शब्द और मनुष्य 1988 में, समकालीन कविता का यथार्थ 1988 में, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995 में, कविता का अर्थात 1999 में, और कविता का उत्तर जीवन 2004 में, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005 में, और दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि परम आनंद कब होगा। बोले सर जब नई कविता का परिपेक्ष होगा तो क्या होगा, परम आनंद होगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, कवि कर्म, आगे क्या होगा, जब कवि कर्म का और काव्य भाषा होगी, जब कवि का कर्म होगा और काव्य की भाषा होगी तो आनंद होगा, परम आनंद होगा। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा जब आप समझ जाएंगे तो परम आनंद होगा, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं समकालीन कविता का व्याकरण जब आएगा तो परम आनंद आएगा, शब्द और मनुष्य जब मिलेंगे तो परम आनंद होगा, और समकालीन कविता का यथार्थ परम आनंद देता है, उपन्यास का पुनर्जन्म परम आनंद देता है, और कविता का अर्थात परम आनंद देता है, और कविता का उत्तर जीवन परम आनंद देता है, और अंधेरे कुएं से आवाज़ आती है तो परम आनंद आता है। कोई व्यक्ति जब आपका दुश्मन हो, शत्रु हो, और अंधेरे में कुएं में गिर जाए और कुएं से बचाव करे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। दिमाग में रख लीजिएगा कि परम आनंद आता है जब अंधेरे कुएं से आवाज़ आती है। और दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों किया जाए, है ना, तो दूसरा सौंदर्य शास्त्र जब होगा तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। आगे है रमेश चंद्र शाह जी, और इनके द्वारा लिखी गई समीक्षा है छायावाद की प्रासंगिकता 1973 में, समानांतर 1973 में, वागार्थ 1981 में, शब्द निरंतर 1987 में, भूलने के विरुद्ध 1990 में, आगे वागार्थ का वैभव 1995 में, और आलोचना का पक्ष 1998 में। सबको कैसे समेटा जाए, तो यहाँ से लीजिए शाह, अमित शाह को जोड़िएगा। शाह क्या है, बोले छायावाद की प्रासंगिकता, है ना। कौन छाया है और किसकी प्रासंगिकता छिड़ रही है, बोले शाह की। शाह क्या है, छाया है। छायावाद किसका, छाया कौन है, शाह है, और शाह की प्रासंगिकता है। समानांतर कौन चल रहा है, बोले शाह, शाह चल रहे हैं समानांतर। वागार्थ, वाग क्या किसके बाद का अर्थ है, बोले शाह के बाद का अर्थ है, वागार्थ है। और शब्द निरंतर कौन, बोले शाह दे रहे हैं, है ना। भूलने के विरुद्ध कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो भूलने के विरुद्ध कौन है, शाह है। ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं, ठीक है ना। और आगे वागार्थ का वैभव, वागार्थ का वैभव शाह के वागार्थ का। और आलोचना का पक्ष कौन लेता है, बोले शाह लेते हैं, ठीक है ना। तो शाह का मतलब हो गया रमेश चंद्र शाह। क्या करते हैं, छायावाद की प्रासंगिकता शाह, समानांतर शाह चलते हैं, वागार्थ, वाग का अर्थ किसके, शाह के। शब्द निरंतर कौन करता है, शाह करते हैं। भूलने के विरुद्ध कौन है, बोले भूलने के विरुद्ध तो शाह है, ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं। और वागार्थ का वैभव शाह के, और आलोचना का पक्ष शाह लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए प्रभाकर आपको छोत्री जी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहली आलोचना है सुमन मनुष्य और श्रेष्ठा 1972 में, प्रसाद का साहित्यिक प्रेम तात्विक दृष्टि 1975 में, कविता की तीसरी आंख 1980 में, संवाद 1982 में, काल यात्री है कविता 1982 में, रचना एक यातना है 1985 में, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988 में, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990 में, मेघदूत एक अंतरयात्रा 1996 में, शमशेर बहादुर सिंह 1997 में, नरेश मेहता 2003 में, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006 में, और मतिराम 2008 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, बस दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से लीजिए प्रभाकर। अब प्रभाकर क्या करेंगे, बोले सर प्रभाकर सुमन मनुष्य और सृष्टा की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, है ना। किसकी, बोले सुमन मनुष्य और सृष्टा की आलोचना प्रभाकर करते हैं। दूसरा प्रसाद के साहित्यिक तात्विक दृष्टि की आलोचना प्रभाकर करते हैं। कविता की तीसरी आंख की आलोचना करते हैं। संवाद प्रभाकर करते हैं।
काल यात्री है कविता कौन? बोले प्रभाकर मानते हैं। और रचना एक यातना है, रचना एक यातना है किसके लिए? बोले प्रभाकर के लिए। अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त की आलोचना प्रभाकर करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता की आलोचना प्रभाकर करते हैं। मेघदूत एक अंतरयात्रा आलोचना प्रभाकर करते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की आलोचना प्रभाकर करते हैं। नरेश मेहता की आलोचना प्रभाकर करते हैं। और कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन की आलोचना कौन? प्रभाकर करते हैं। और मतिराम की आलोचना प्रभाकर करते हैं। बस इन सभी आलोचना के साथ प्रभाकर को जोड़ दीजिएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। आगे है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। पहले तो रचना है नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975 में, आधुनिक हिंदी कविता 1977 में, समकालीन हिंदी कविता 1982 में, रचना के सरोकार 1987 में, गद्य के प्रतिमान 1996 में। अभी हम लोग पढ़े थे, विश्वनाथ जी ने लिखा है गद्य के, है ना, प्रतिमान। कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है ना, ध्यान में रखते चलिएगा। गद्य के प्रतिमान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1996 में। कविता क्या है? 1999 में। कुबेरनाथ राय 2007 में। और आलोचना के हाशिए 2008 में। सबको दिमाग में बैठाइए। अब विश्वनाथ क्या कर रहे हैं? बोले सर नए साहित्य का तर्कशास्त्र विश्वनाथ ढूंढ रहे हैं। नए साहित्य का तर्कशास्त्र कौन? बोले विश्वनाथ तिवारी ढूंढ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आधुनिक हिंदी रचना के बारे में सोच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? समकालीन हिंदी कविता बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? रचना के सरोकार से मिल रहे हैं और गद्य के प्रतिमान को इकट्ठा कर रहे हैं। और कविता क्या है ये सोच रहे हैं। कुबेरनाथ की व्यवस्था कर रहे हैं, कुबेर की व्यवस्था कर रहे हैं और आलोचना के हाशिए पर पहुंच गए हैं। बस दिमाग में रखिएगा कि विश्वनाथ क्या करें, है ना, नए साहित्य का तर्कशास्त्र कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी कविता की खोज कर रहे हैं, समकालीन हिंदी कविता से मिल रहे हैं, रचना का सरोकार कर रहे हैं, गद्य के नए प्रतिमान इकट्ठा कर रहे हैं। कविता क्या है सोच रहे हैं। कुबेरनाथ को इकट्ठा कर रहे हैं, कुबेर धन को इकट्ठा कर रहे हैं और आलोचना के हाशिए पर पहुंच गए हैं। ऐसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। आगे है अशोक वाजपेयी जी और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है फिलहाल 1970 में, कुछ पूर्व ग्रह 1984 में, कविता का गल्प 1987 में, कभी कह गया 2000 में। अब देखें, दिमाग में रखिएगा, अशोक क्या है? बोले फिलहाल कौन? अशोक, है ना। कौन है? बोले 70 के। फिलहाल अशोक कितने के? बोले 70 के हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रह से उन्हें क्या 84 का मानते हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं? कविता के गल्प वाले तो उनको 97 तक मान लिए हैं, है ना। और कभी कह गया 2000 तक का। ठीक है ना। तो कहने का आशय है कि अशोक वाजपेयी क्या हैं? फिलहाल 70 वर्ष के हैं। पूर्वाग्रह से कुछ लोग उनको 84 का मान रहे हैं। कविता के गल्प वाले उन्हें 97 वर्ष का मान रहे हैं। और एक कवि तो कह गया कि वो 200 साल के हैं, यानी कि 2000 वर्ष के हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कह गया 2000 के। किसको? बोले अशोक वाजपेयी फिलहाल 70 के हैं। पूर्वाग्रह से लोग उन्हें 84 का बता रहे हैं। कविता के गल्प वाले 97 वर्ष का कह दिए और कुछ कवि उन्हें 200 वर्ष या 2000 का मानते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। आगे है वीर भारत तलवार और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है रस्साकस्सी। दूसरा है सामना रामविलास शर्मा की विवेचन, पद्धति और मार्क्सवाद। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, जो वीर होगा और भारत का होगा और उसके हाथ में तलवार भी आ जाएगी तो क्या करेगा? रस्साकस्सी करता है। रस्साकस्सी कौन करेगा? वीर भारत का तलवार लेकर के। सामना कौन करेगा? वही वीर भारत तलवार लेकर सामना करेगा। किससे? रामविलास शर्मा से, है ना, उनकी विवेचन से और पद्धति तथा मार्क्सवाद से। कौन? बोले वीर भारत का रस्साकस्सी करता है और सामना करता है। चाहे रामविलास आ जाए, चाहे मार्क्सवाद आ जाए, कोई भी आ जाए उसकी सामना करेगा। ठीक है ना। आगे है नंद किशोर आचार्य और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है आगे की काव्य तितीर्षा 1970 में, रचना का सच 1985 में, सर्जक का मन 1989 में और अनुभव का भव 1994 में, साहित्य का स्वभाव 2001 में। अब सबको कैसे दिमाग में रखा जाए? तो यहाँ से ले लीजिए किशोर। अब किशोर क्या करता है? बोले सर किशोर में आगे काव्य की तितीर्षा है। तितीर्षा मैंने तैरने की इच्छा, कविता में खूब तैरने की इच्छा किसकी है? बोले सर किशोर की है। तो किशोर क्या कर रहा है?
अगे, अगे है काव्य की तितिर्षा, काव्य में तैरने की इच्छा अगे है किशोर की। और रचना का सच, है ना, अगे है किसमें, बोले किशोर में। किशोर में रचना का सच है, रचना का सच किशोर में है। सर्जक का मन बिल्कुल किशोर का होता है, किशोर का मन सर्जक का मन होता है। अनुभव के भाव, अनुभव के भाव किशोर, है ना। और साहित्य का स्वभाव तो किशोर का स्वभाव होता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, किशोर क्या है, काव्य की अगे, अगे तितिर्षा किसमें है, तो पता है सर किशोर में है। रचना का सच किशोर में है। सर्जक का मन किशोर का होता है। अनुभव का भाव किशोर का होता है। और साहित्य का स्वभाव किशोर का होता है। आगे है राजेंद्र यादव जी, तो इनके द्वारा लिखी गई रचना है उपन्यास स्वरूप और संवेदना। कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए राजेंद्र ले लीजिए। अब राजेंद्र यादव कोई आप एक गाँव के हैं, तो क्या करते हैं, उपन्यास के प्रति स्वरूप और संवेदना उनकी है। तो उपन्यास के स्वरूप और संवेदना है, ढेर सारा उपन्यास रखे हैं। दूसरा क्या है, कहानी पढ़ के अनुभव और अभिव्यक्ति बहुत अच्छी जानते हैं। कहानी के स्वरूप और संवेदना भी वो जानते हैं। तो कहने का आशय है कि राजेंद्र यादव उपन्यास और कहानी के स्वरूप और संवेदना को जानते हैं। यहाँ से ले लीजिएगा कि राजेंद्र यादव उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी स्वरूप और संवेदना अच्छी तरह से जानते हैं। और कहानी पढ़ करके अनुभव मिल गया है, तो कहानी की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। कौन, राजेंद्र यादव। ठीक है। आगे है देवी शंकर अवस्थी, तो इनके द्वारा लिखी गई रचना है भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से लीजिए देवी शक्ति, देवी शंकर, देवी और शंकर क्या करेंगे, भक्ति का संदर्भ, देवी शंकर, विवेक के रंग, है ना, विवेक का रंग कौन दिखा देगा, बोले देवी शंकर की कृपा होगी ना, तो आपका विवेक जो है रंग दिखा देगा। देवी शंकर की कृपा से आपका विवेक, आपकी बुद्धि रंग दिखाएगी, नहीं कि आप सफल हो जाएंगे, आप चयनित हो जाएंगे। और देवी शंकर की आलोचना और आलोचना ना करो, नहीं करनी चाहिए। रचना और आलोचना, है ना, देवी शंकर की रचना की आलोचना नहीं करनी चाहिए, है ना। और आगे कह रहे हैं कि नई कहानी, नया संदर्भ, है ना, तो नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, देवी शंकर की कृपा से नई कहानी बनती है, नए संदर्भ बनते हैं और प्रकृति बनती है। ठीक है ना। और आलोचना का द्वंद्व, आलोचना का द्वंद्व देवी शंकर, देवी शंकर, अगर आलोचना का द्वंद्व आ जाए तो देवी शंकर से मिलो, देवी शंकर का नाम लो। ठीक है ना, आलोचना का द्वंद्व खत्म हो जाएगा। आगे है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा, इनके द्वारा लिखे गए 3 आलोचना ग्रंथ हैं। तो देखिए भारती क्या कर सकता है, सर भारती तो सिद्ध होता है, तो सिद्ध साहित्य की आलोचना कभी नहीं करेगा। तो बस भारती सिद्ध साहित्य। और क्या कर सकता है, साहित्य और मानव मूल्य को जानता है। भारती क्या करता है, साहित्य और मानव मूल्य को जानता है, तो साहित्य और मानव मूल्य की आलोचना नहीं करेगा। और तीसरा क्या करता है, भारतीय व्यक्ति क्या करता है, प्रगति करता है और एक समीक्षा करता है। तो प्रगतिवाद का एक समीक्षा करता है कौन, बोले भारती। तो भारती क्या करेगा, भारती मतलब धर्मवीर भारती, भारती सिद्ध साहित्य करेंगे। भारती कौन करेंगे, भारतीय साहित्य और मानव के मूल्य की, है ना, और भारतीय प्रगति और एक समीक्षा की आलोचना करते हैं। बस दिमाग में ऐसे बैठाइएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी को, और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, आगे होने का अर्थ 2011 में, आगे अलीकी का आत्मदान 2012 में, आलोचक आगे की उपस्थिति और उत्तर आधुनिक के और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार और हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरणगुप्त प्रासंगिकता के अंतःसूत्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के का रचनाक्रम, सी राम में सब जग जानी और भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, और एक ट्रिक बना लीजिए, क्या, बोले कृष्णदत्त। भैया कृष्णदत्त क्या है, बोले आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण। देखे होंगे ना कि इस समय अगर किसी से संवेदना और संप्रेषण की बात की जाए तो आप क्या कहते हैं, कृष्ण को, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, है ना। तो आधुनिक संवेदना और संप्रेषण कृष्णदत्त। आगे होने का अर्थ कृष्णदत्त से पूछो।
आगे की आले की आत्मदान किससे बोलो, कृष्ण से पूछिए, कृष्ण से पूछिए। और आगे की आलोचक उपस्थिति कृष्ण से पूछिए। यानी कि आगे की ढेर सारी बातें, आगे बातें कौन, कृष्णदत्त पालीवाल जी ने कही है, ठीक है ना। आगे है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, आगे से पूछिए, कृष्णदत्त से पूछिए, है ना। तो उत्तर आधुनिक और दलित साहित्य कृष्णदत्त से पूछिए। हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार कृष्णदत्त पालीवाल है और हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोवर कृष्णदत्त हैं। मैथिली षड्गुप्त की प्रासंगिकता अंत्यसूत्र, मैथिली षड्गुप्त, देखिए मैथिली की बात कृष्णदत्त ने ही कही है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात केवल कृष्णदत्त ने कही है। सिया राम में सब जन जानी, कौन, बोले कृष्णदत्त। कृष्णदत्त के अलावा सिया राम में सब जग जानी और भवानी प्रसाद मिश्र काव्य संसार किससे, बोले कृष्णदत्त की कृपा से चल रहा है, ठीक है ना। सिया राम में सब जानी कृष्णदत्त की कृपा से, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो रचना क्रम है वो सब कृष्णदत्त की कृपा से चल रहा है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोहन जी को, और नरेंद्र मोहन जी की बात करें तो समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, और दूसरा है समकालीन कविता के बारे में। तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोहन, समकालीन, यहाँ पे हिंदी नाटक और रंगमंच, और यहाँ पर कविता के बारे में, ठीक है ना। तो समकालीन, नरेंद्र मोहन क्या है, एक समकालीन है। तो समकालीन होने के नाते हिंदी नाटक और रंगमंच की बात करेंगे, और समकालीन होने के बारे में कविता के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे, कौन, नरेंद्र मोहन। आगे है कुमार विमल जी, तो सौंदर्य शास्त्र के तत्व और छायावाद का सौंदर्य अध्ययन और कला विवेचन, ठीक है। विमल क्या होता है, बोले सौंदर्य शास्त्र के तत्व विमल होते हैं, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन विमल होता है, और कला का विवेचन विमल होता है। तो विमल क्या होगा, एक तो सौंदर्य शास्त्र के तत्व, दूसरा छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन विमल होगा, और तीसरा कला का विवेचन विमल होगा। तो विमल को लगा लीजिएगा, आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है नरेश मेहता, तो मुक्ति बोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अगेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व और काव्यात्मकता का दिक्काल। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से कर लीजिएगा कि नरेश, और मेहता में कर लीजिएगा में। तो नरेश में क्या है, बोले सर क्या है, एक अवधूत है, एक अवधूत कविता है क्या। तो नरेश में क्या है, एक अवधूत कविता। एक अवधूत कविता का मतलब मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। तो नरेश में क्या हुआ, नरेश में एक अवधूत कविता है। नरेश में फिर क्या है, शब्द और पुरुष अगेय है। नरेश में फिर क्या है, काव्य यानी कि वैष्णव का, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व है, वैष्णव व्यक्तित्व है। और नरेश में क्या है, कह रहे हैं नरेश क्या है भैया, काव्यात्मकता का दिक्काल है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि नरेश में क्या है, बोले सर एक अवधूत कविता है, शब्द पुरुष अगेय है, वैष्णव व्यक्तित्व है, और काव्यात्मकता का दिक्काल है, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है विष्णुकांत शास्त्री जी, तो इनके द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है तुलसी के ही हेरी। भक्ति और शरणागति दोनों को कैसे दिमाग में रखें, तो विष्णु को आप जानते हैं ना, क्या करते हैं, विष्णुकांत तुलसी के ही में है, और भक्त को शरणगति देते हैं, कौन, विष्णुकांत। तो वही दिमाग में रख लीजिएगा कि विष्णुकांत तुलसी के ही में है और भक्त की शरणगति देते हैं, कौन, तो बताए विष्णुकांत। आगे है शिवप्रसाद सिंह जी विद्यापति, सूर्य पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य, और कीर्तलता तथा अवहट्ट भाषा। तो कीर्तलता और अवहट्ट भाषा दिमाग में रख लीजिएगा। शिवप्रसाद सिंह ने क्या किया, विद्यापति की आलोचना किया, और सूर्यपूर्व ब्रजभाषा और उसके काव्य की आलोचना किया, और कीर्तलता और अवहट्ट भाषा की आलोचना किसने किया, तो शिवप्रसाद ने। विद्यापति की सूर्यपूर्व ब्रजभाषा और उसके काव्य की, कीर्तलता और अवहट्ट भाषा की आलोचना शिवप्रसाद सिंह ने किया। आगे है केदारनाथ सिंह, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, और मेरे समय के शब्द। तो मेरे समय के शब्द कैसे दिमाग में रखा जाए, तो केदारनाथ सिंह क्या करते हैं, आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान की आलोचना, कल्पना और छायावाद की आलोचना, मेरे समय के शब्द की आलोचना कौन करता है, बोले केदारनाथ सिंह करते हैं। आगे देखिए विद्यानिवास मिश्र जी हैं, तो आगे वन का छंद, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, सृष्टि में व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन। सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से ले लीजिएगा विद्यानिवास।
कौन? बोले सर आगे बन के छंद में क्या करते हैं? बोले विद्या निवास करती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शिष्ट में व्यक्तित्व में क्या? बोले विद्या निवास करती है। साहित्य के सरोकार में विद्या निवास करती है। रीति विज्ञान में विद्या निवास करती है और साहित्य के प्रयोजन में विद्या निवास करती है। तो बस विद्या निवास को जोड़ लीजिएगा। कहाँ? बोले आगे बन के छंद में विद्या निवास, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शिष्ट में व्यक्तित्व में विद्या निवास करती है, साहित्य के सरोकार में विद्या निवास करती है, रीति विज्ञान में विद्या निवास करती है और साहित्य के प्रयोजन में विद्या निवास करती है। ऐसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आगे है नित्यानंद तिवारी जी, और नित्यानंद तिवारी जी की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध और सृजनशीलता का संकट, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लीजिएगा नित्यानंद। नित्यानंद क्या करेंगे? बोले सर आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास का बोध कौन करेंगे? नित्यानंद करेंगे। और सृजनशीलता के संकट को दूर करेंगे नित्यानंद। नित्यानंद, ठीक है ना। आगे है अरुणकमल। गोलमेज। गोलमेज कथोपकथन और कविता और समय कौन? बोले अरुण ने क्या कर दिया? बोले अरुण ने गोलमेज पे खड़े होकर के कथोपकथन किया और कविता और समय को क्या कर दिया? सही उपयोग किया। कविता और समय का पालन किया। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, अरुण ने क्या किया? गोलमेज पर कथोपकथन किया और कविता और समय पर किया। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि गोलमेज में कौन? अरुण ने क्या किया? कथोपकथन के दौरान कविता और समय की आलोचना किया। कथोपकथन द्वारा कविता और समय की आलोचना किया। जैसे दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। आगे है सुधीर पचौरी जी, इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है अद्य गद्य बिंदास, दरिद्र विखंडन की सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श और उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद और आलोचना से आगे हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए सुधीर कौन है? बोले सर आज अद्य गद्य बिंदास। आज गद्य क्या है? बिंदास है। तो सुधीर की कृपा से, है ना। सुधीर ने क्या किया? आज गद्य को बिंदास कर दिया। और सुधीर ने क्या किया? बोले सुधीर ने दरिद्रता का विखंडन कर दिया। किसने? सुधीर ने किया। सुधीर ने क्या किया? उत्तर में यथार्थवाद का क्या किया? बिल्कुल आलोचना कर दिया। उत्तर आधुनिक साहित्य का विमर्श कर दिया सुधीर ने। और उत्तर आधुनिक समय मार्क्सवाद की आलोचना किसने किया? बोले सर सुधीर ने किया। और सुधीर ने क्या किया? निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेश की आलोचना किया। सुधीर ने आलोचना से आगे भी कुछ किया है। और हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता सुधीर ने किया। बस सुधीर को जोड़िएगा और इनके सभी आलोचना ग्रंथों को याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है पुरुषोत्तम अग्रवाल, अखत कहानी प्रेम की। तो कबीर की कविता और उनका समय 2010 में। तीसरा रुख कोलास अशोक वाजपेयी 2012 में। दिमाग पे रख लीजिएगा। तो पुरुषोत्तम कौन है? देखिए जो अखत कहानी प्रेम जो पुरुषोत्तम होता है वो अखत कहानी प्रेम की सुनाता है ना। उसकी क्या होती है? अखत कहानी होती है प्रेम की, उसके प्रेम की अखत कहानी होती है। तीसरा रुख उसका होता है और कोलाज होता है, उसमें कोलाज होता है। दिमाग में रख लीजिएगा, पुरुषोत्तम में अखत प्रेम कहानी होती है ना। तीसरा रुख अपनाता है और कोलाज वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो बात करें काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण और शुद्ध कविता की खोज। तो देखिए, है ना, बात करें दिनकर की तो काव्य की भूमिका दिनकर, है ना। काव्य की भूमिका लिखनी है तो दिनकर के सामने लिखो, सूर्य की रोशनी में लिखिए। पंत प्रसाद और मैथिली शरण की, पंत प्रसाद और मैथिली, बिल्कुल दिनकर में कविता करते थे। शुद्ध कविता की खोज तो दिनकर ही कर सकते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि काव्य की भूमिका दिनकर में लिखिए, प्रसाद पंत और मैथिली दिनकर में कविता करते थे। शुद्ध कविता की खोज दिनकर में हो सकती है, सूर्य के प्रकाश में हो सकती है। बस दिमाग में से बैठाइएगा। आगे है डॉक्टर राम कमल राय, नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, और दूसरा है हिंदी कविता का व्यक्तिगत परिपेक्ष। आगे है सृजन और संघर्ष। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि राय कमल ने क्या किया? नरेश मेहता की कविता की ऊर्ध्व यात्रा की आलोचना किया, हिंदी कविता और व्यक्तिगत परिपेक्ष की आलोचना किया।
आगे के सृजन और संघर्ष की आलोचना किसने किया? बोले रायकमल राय ने किया, रायकमल राय ने किया। ठीक है ना। आगे है अपूर्वानंद, साहित्य का एकांत और सुंदर स्वप्न। देखिए भाई, अपूर्व आनंद कब मिलता है? जब साहित्य आप एकांत में पढ़ेंगे। तो साहित्य एकांत में पढ़ेंगे, साहित्य का एकांत तो अपूर्व आनंद होगा, और दूसरा सुंदर स्वप्न देखेंगे, सुंदर का स्वप्न, सुंदर स्वप्न देखेंगे तो अपूर्व आनंद होगा। बस जोड़ लीजिएगा कि अपूर्व आनंद होगा जब साहित्य का एकांत में पढ़ेंगे, और सुंदर स्वप्न देखेंगे, सुंदर का स्वप्न होगा तो अपूर्व आनंद होगा। यानी कि अपूर्वानंद द्वारा लिखे गए ये सभी आलोचना ग्रंथ है। ठीक है ना। आगे देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विष्णु खरे जी, और इनकी जो आलोचना है, आलोचना की पहली किताब। कैसे दिमाग में रखें? देखिए, कह रहे हैं विष्णु ने क्या किया, आलोचना की पहली किताब पर क्या किया, बहुत खरी खरी इनको लगी। किसको? बड़े विष्णु को आलोचना की पहली किताब बहुत खरी लगी, खरी लगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आलोचना की पहली किताब विष्णु को खरी लगी। बस आगे है चंद्रबली सिंह, आलोचना का जनपक्ष और लोक दृष्टि और हिंदी सक्रिय। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, जो व्यक्ति क्या है, बली है, वो क्या करता है, आलोचना का जनपक्ष, आलोचना के जनपक्ष की आलोचना करेगा। और लोक दृष्टि में क्या होता है, वो हिंदी साहित्य, लोक दृष्टि में हिंदी साहित्य की सेवा कौन कर सकता है? जो बली व्यक्ति होगा। तो बली व्यक्ति क्या होगा? एक तो जनपक्ष में आलोचना कर सकता है, दूसरा लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य लिख सकता है बली व्यक्ति। ठीक है ना। लोक की दृष्टि और हिंदी साहित्य करेगा, आलोचना का जनपक्ष लेगा। ठीक है, कौन? बली व्यक्ति। आगे है बलदेव बंसी, तो आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं और वैचारिक सरोकार। सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए? तो देखिए, बलदेव क्या कर रहे हैं? बोले सर, आधुनिक हिंदी कविता में विचार की आलोचना बलदेव कर रहे हैं। दादू जीवन दर्शन की आलोचना, दादू जीवन दर्शन की आलोचना तो बलदेव कर रहे हैं। कबीर की चिंता सबसे ज़्यादा बलदेव को खाई जा रही है। लंबी लंबी कविताएं, लंबी कविता का विचार तो बलदेव का है। तो इस प्रकार से इनके जो सभी रचनाएं हैं उनमें बलदेव लगा करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी आलोचना और उनके आलोचकों को ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए विधा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।